हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 पॉलिटी का यह 7वां अध्याय सॉरी ये 8वां अध्याय है, जो कि आपको आजीविका के बारे में बताया गया है। इकाई 4 है। आजीविकाएँ जो हैं कैसे जीवन जीने के लिए क्या-क्या करते हैं लोग, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताए गए हैं ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका जो है, यहाँ पर आजीविका के बारे में आपको थोड़े बहुत जो गाँव में लोग रहकर अपने जीवन को कैसे चलाते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर कुछ बताए गए हैं। देख सकते हैं कि कैसे-कैसे काम किए जा रहे हैं। ये जो है ईंटें ढो रहे हैं, यहाँ पर जो है उम एक मज़दूर काम कर रहा है, यहाँ पर भी देख सकते हैं मज़दूर का काम हो रहा है। फल-सब्ज़ी बेचा जा रहा है। यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं फूल तोड़ा जा रहा है। बहुत सारे जो हैं काम हो रहे हैं, जो दर्शाए गए चित्र में आप देख सकते हैं। वही है, यहाँ पर लिखा गया है कि पहले पाठ में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नज़र डाली। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं, रहने से वहाँ के लोगों के काम-धंधे पर कैसे असर पड़ता है। वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़-पौधे, वहाँ की फसलें या दूसरी चीज़ें किस तरह अब उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस पाठ में हम यह देखेंगे कि गाँव में लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले 2 पाठों की तरह यहाँ भी हम इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के अवसर जो हैं समान हैं, समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं हैं। उनके जीवन की परिस्थितियों या एक-दूसरे से कितनी मिलती-जुलती हैं और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं, हम ये भी देखेंगे इस अध्याय में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए चित्र में भी दिखाया गया है, ऊपर दी गई तस्वीरों में जो लोग काम करते हुए दिख रहे हैं, उस काम का वर्णन करने के लिए कहता है। यहाँ पर देखेंगे खेतों से जुड़े हुए कामों को अलग करिए और जो काम खेती से जुड़े हुए नहीं हैं, उनकी सूची अलग बनाने के लिए कहता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कई तरह के काम करते हुए देखा है, उन्हें जो है चित्र बनाकर बताने के लिए कहता है। देखिए ये कहानी है कलपट्टू गाँव की। तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गाँव है कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गाँवों की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे कि टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। आगे कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएँ देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एक एवं व्यापारी भी हैं, जो कुछ मुख्य गली है, वह बाज़ार की तरह दिखती है। उसमें आपको यह तरह-तरह की कई छोटी दुकानें दिखेगी, जैसे चाय, सब्ज़ी, कपड़े की दुकान तथा 2 दुकानें बीज और खाद की भी है, जो किसान के लिए मुख्य रूप से हैं। 4 दुकानें चाय की हैं, जो टिफ़िन यहाँ पर जो है जहाँ पर टिफ़िन भी मिलता है। यहाँ टिफ़िन का मतलब है खाने-पीने की हल्की-फुल्की चीज़ें। जैसे सुबह इडली, डोसा, उपमा मिलता है और शाम को नाश्ते में बड़ा पौड़ा या मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत करने की भी एक दुकान है। वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। गाँव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने की लॉरी चलाने का काम करते हैं। गाँव छोटी-छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित ज़मीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है और ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। जो आजीविका है उसे वो चलाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं। आप जानते हैं दक्षिण की ओर जाएँगे तो केरल, तमिलनाडु यहाँ पर आपको बहुत सारे आम और नारियल के सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे। आगे हैं पेड़ मिलेंगे, तो आगे है कि कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोग जो से मिले जो कलपट्टू अ, के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। ये देख सकते हैं कि कमरतोल काम होता है, धान की रोपाई जो होता है, कमर झुका के काम किया जाता है, इसीलिए इसको कमरतोल भी कहते हैं। आगे है तुलसी। हम सब यहाँ
रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले भी ये मायके में धान के खेतों में मज़दूरी करती थी। यहाँ मैं यहाँ मैं सुबह 8:30 बजे से साढ़े 4 बजे तक काम करती हूँ। 8:30 से 4:30 तक काम करती हूँ। रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जो मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौक़ों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी। लेकिन अब जैसे-जैसे उम्र हो रही है, मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबोए रहने में से तकलीफ होती है। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपया मज़दूरी देता है। मेरे गाँव में मज़दूरी के रेट से यह थोड़ा कम है। फिर भी मज़दूरी के लिए यहीं आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आस-पड़ोस के गाँवों में सस्ते मज़दूर ढूँढने नहीं जाता। ये देख सकते हैं चित्र में क्या तुलसी को साल भर कमाई के मौके मिलते हैं? तो नहीं मिलते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया गया है कि जब धान की खेती होती है तो जब रोपाई होती है अगस्त महीने, निराई होती है अक्टूबर और कटाई होती है नवंबर और इस महीने में उसको नहीं मिलता है। बिया बनाना यहाँ पर होता है कब? तो जून-जुलाई में। पूरे मंथ जो है नहीं मिलती है उसका काम। देखिए मेरा पति रमन भी एक मज़दूर है। हमारे पास कई ज़मीन नहीं जो है कोई भी ज़मीन नहीं है। साल के कुछ इन महीने में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास के खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। यह पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सफाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। गाँव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहाँ से पानी लेकर आती हूँ। मेरा पति घर पर सामान जैसे साग-सब्ज़ी खरीदने में मेरी मदद करता है। आगे हमारी 2 बेटियाँ हमारे जीवन की खुशी हैं। दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी, तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने इसके उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी थी। देखिए यहाँ पर तुलसी की कहानी के कुछ पहलू जो क्वेश्चन के रूप में पूछे गए हैं कि तुलसी के काम का विवरण दीजिए और यह रमन को कैसे काम से अलग करता है, तो शहर में काम करता है, ये जो है गाँव में काम कर रही है। और तुलसी को अपने शहर में भी काम करता है और जब खेती होती है तो लौट के चला आता है और यहाँ भी काम करता है और कारखानों में भी काम करता है। तुलसी को अपने काम के लिए बहुत कम पैसा मिलता है। आपकी समझ में खेतों के काम करने मज़दूरों के कम पैसे क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जो खेतों में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग भी हो जाते हैं, मज़दूर भी मिल जाते हैं और उससे उसका दाम जो होता है कम हो जाता है। क्यों? तो खेती में कुछ चाहते हैं कि कुछ अर्न भी हो जाए, इसके लिए भी बहुत ही ऐसे काम होते हैं जो कि मज़दूरों से किए जाते हैं और उसकी जो है आप जानते हैं कि गाँव में मज़दूर को कम रुपया दिया जाता है। वही यहाँ पर दिखाया भी गया है कि मज़दूर को कम रुपये में भी काम करवाया जाता है, जो कि आप शहर में जाएँगे तो वही अगर काम कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा का रुपया मिलता है। लेकिन खेती की बात है तो खेती में आप गाँव की ओर जाएँगे तो ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। आपके क्षेत्र में या पास ये भी जो है यही बताया भी गया है कि किस तरह के काम करते हैं। तुलसी के पास अगर खेती की ज़मीन होती तो क्या कमाई यानी आजीविका के लिए कैसे काम होते हैं, ये सब जो है आप चर्चा कर खेती रहता है तो आप जो है जीविका के बहुत सारे साधन आपको मिल जाते हैं। देखिए जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा ग्रामीण इलाके में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने में एवं जानवर चराने में बीतता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
वो मजदूरी से जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं हो पाता। घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवार में से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। कुछ के पास ज़मीन के छोटे-छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन हैं। कई बार जब पूरे स साल उन्हें काम नहीं मिल पाता, तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर-दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है। अब है शिखर। शिखर के बारे में कहानी है कि हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी-अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूँ। व्यापारी मुझे उधार का बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेचूं तो ज़्यादा पैसा मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है वो उसी को अपना धान बेचे। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। इनमें से कुछ में से अपना उधार चुका दूंगा, बाकी घर में लग जाएगा। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है। इसीलिए मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगम के चावल के मिल में काम करता हूँ। वहाँ से पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में इसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय है, गाय भी है। उसका दूध उसका दूध यहीं की सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज़ के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है। जो यहाँ पर देख सकते हैं कि रामलिंगम से कर्ज लेता है, धान फैक्ट्री में काम करता है। ये सब जो है काम शेखर के द्वारा हो रहा है कर्ज लेने पर। अब अगर कर्ज लेने पर, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, कई बार शेखर के जैसे किसान ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए क्या करते हैं, पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद, कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म की नहीं होती हैं तो फसल को कीड़ा लग जाता है, तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले, वह उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या कर ली है। ये जो है ये कहानी एक यह दर्शाता है कि ऊपर कर्ज से वह क्या होता है, अपनी मृत्यु को भी प्राप्त कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। ये सब जो है गरीब परिवार में होता है। ये देखिए सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया है कि शेखर का परिवार क्या काम करता है, उसके विचार जो मजदूरों को खेती का काम जो है हो रहा है उसके कैसे हो रहे हैं। शेखर शहर के बाजार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता, क्योंकि वो रामलिंगम का कर्जदार होता है। यही सब यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे है रामलिंगम और करुत्था। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है, जो ऊपर आपको बताया गया है, और बीज एवं कीटनाशक बेचने के लिए दुकान है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया था। वे कलपट्टू और आसपास के गांव से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि तुलसी और शिखर का विवरण दोबारा पढ़िए और बड़े किसान रामलिंगम के बारे में क्या कहते हैं। इसके साथ जो है रामलिंगम के बारे में क्या आप जोड़ सकते हैं, उसके बारे में आप बता सकते हैं कि उनके पास कितनी ज़मीन है, उनकी ज़मीन में धान का काम जो होता है, ज़मीन पर उगने वाले धान का क्या करता है, खेती के अलावा उसकी कमाई का क्या साधन है, ये सब जो है बताने के लिए कहता है। आगे है कि भारत के खेतिहर मजदूर और किसान। भारत के बारे में है
देखिए कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह ही खेती हर मजदूर हैं, शेखर की तरह ही छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक ग्राम जो है ग्रामीण परिवारों में से प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवार में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूरों के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को ले तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यह हालत है जिसके पास जो है किसान के छोटे-छोटे खेत होते हैं। भारत में केवल 20% किसान ऐसे हैं रामलिंगम के जैसे बड़े किसान होते हैं जिनके पास जो है बहुत सारे खेत हैं। ये देख सकते हैं 20 एकड़ की ज़मीन रामलिंगम के पास है और इसमें जो है धान की खेती हो रही है। जो इसमें कौन काम कर रहा है तो तुलसी जैसे खेतिहर मज़दूर इसमें काम करते हैं। ऐसे किसान रामलिंगम के जैसे होते हैं, ऐसे किसान गाँव के अधिकतर जो है अधिकतर ज़मीन पर खेती करते हैं रामलिंगम जैसे किसान होते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग जो है बाज़ार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे शुरू कर दिए हैं जैसे दुकान चलाना, और सूद पर पैसा देना, छोटी-छोटी फैक्ट्रियाँ चलाना ये आदि। देखिए ऊपर दिए गए आंकड़ों में आप भारत के अधिकतर किसान जो हैं कैसे हैं तो 80% छोट-पूँजिया हैं, छोटे न जो हैं उनके पास हैं ज़मीन है, टुकड़े हैं। अगर हमें कलपट्टू में होने वाले खेतों के बारे में पढ़ा, ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ-साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गाँव में खेती और जंगल की उपज दोनों की आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। जैसे देखिए महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय के में मदद करते हैं। इस तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने के लिए में लगे हुए हैं। आइए अरुणा और पारी व्हीलन के जीवन के कुछ बारे में कुछ हम पढ़ेंगे पकड़ जो है बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जानें। यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। उससे पहले हम यहाँ पर कुछ दिए गए हैं जो नागालैंड का सीढ़ीनुमा खेती है उसके बारे में बताया गया है। ये नागालैंड का सीढ़ीनुमा खेती है। यह एक गांव है जिसका नाम है चिना चिजामी चिजामी। यह नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखे संघ समुदाय के हैं। ये सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे-छोटे सपाट टुकड़ों में बाँटा जाता है और उस ज़मीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं, जिसमें पानी भरा जाता है। यहाँ चावल खेती के सबसे बहुत अच्छा होता है, ये चावल की खेती होती है। सिजामी के लोगों के पास अपने-अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक-दूसरे के खेत में काम भी करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से के पास जो है हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है। ऐसे कई दिनों तक चलता रहता है तब जाकर काम खत्म हो जाता है। इस प्रकार से नागालैंड में काम होते हैं। ये मछली पकड़ने के काम आपको यहाँ पर बताए गए हैं। अरुणा और पारिवेलन की जो है कहानी यहाँ पर बताई गई है। पुदुपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और कैटामैरान मतलब मछुआरे उनकी खास तरह की छोटी नाव होती है कैटामैरान। ये पूछे गए क्वेश्चन हैं कि पंक्तियाँ दिखाई देती हैं। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमा-गहमी रहती है। इस समय सारे कैटामैरान मछलियाँ पकड़ कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठे हो जाती हैं। मेरा पति पारिवेलन, मेरा भाई जीजा आज बड़ी देर से लौटे। वे बहुत परेशान हो गई थी। ये हमारे कैटामैरान में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे।
आज जो मछलियाँ पकड़ी थी उनमें से मैंने परिवार के कुछ मछलियाँ एक तरफ उठाकर रख दी, बाकी मैं नीलाम कर दूँगी। इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वह 4 भागों में बँट जाता है। 3 हिस्से उन तीनों लोग में बँट जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं, बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वग़ैरह होती हैं। क्योंकि जाल कैटामरेन और इसका इंजन हमारे हैं तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। जो मेरा अगर रहेगा तो वो उसका ही हो जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामरीन में लगा हुआ है। इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ जो है मिल जाती है। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदते हैं वे टोकरे भर भर कर पास के गाँव में बेचने के लिए जाती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह-सुबह 2 बजे फिर जो है वह समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक समुद्र में नहीं जा पाते क्योंकि यह जो है मछलियों के प्रजनन का समय होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन महीने में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद जो है खुली नीलामी नहीं कर पाते और ये खाली महीने काटना जो है बहुत ही मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ। ये स्थानीय बाज़ारों में मछुआरे जो है मछली खरीद रहे हैं। कैटामरीन जो होता है मछली पकड़ने के लिए एक नाव होती हैं, ये याद रखना है। अब है आगे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती-बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं जैसे कि खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई, कटाई। फसल जो है अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर होते हैं। ये जो है मिलान करने भी जो है एक जो है लाइन भी करने के लिए कहता है कि इसके बाद क्या होगा रोपाई, बुनाई, रिनाई, कटाई ये सब जो है कहता है करने के लिए। इस तरह जो है जीवन ऋतुओं के इर्द-गिर्द भी चलता है। बुआई और कटाई के जो है समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग-अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग जो हैं अलग-अलग तरह की फसलें उगाते हैं। फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएँ पाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अंतर बताने के कहता है कि शिखर और अरुणा दोनों के परिवारों को उधार क्यों लेना पड़ रहा है तो एक को खेती के लिए, एक को मछली के लिए। उसमें समानताएँ क्या हैं तो दोनों ही कर्ज में डूबे हुए हैं। क्या आपने सुनामी के बारे में सुना है? यह क्या होता है? इससे अरुणा जैसे परिवारों को क्या नुकसान होता है? तो सुनामी में क्या होता है बारिश होती है। बारिश के समय में वहाँ पर जाना खतरे की निशानी है। वहाँ पर 4 महीने तक 4 महीने तक तो प्रजनन का काल होता है मानसून के समय में। लेकिन सुनामी जो होता है लहर होता है, इससे क्या होता है नाव क्या होता है डूब जाता है वहाँ पर उसको जो मछली पकड़ने वाले होते हैं उनको जाने के लिए नहीं दिया जाता है, उसको नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। आगे है कि लोग कैसी ज़िंदगी बसर करते हैं गाँव में तो और कितना कमा पाते हैं, यह जो है इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं, वो कैसी है। कई लोग उस ज़मीन पर मज़दूरों के रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान जो होते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाज़ार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनमें से पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी-बड़ी ज़मीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल-फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसानों, खेतिहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गाँव में हस्तशिल्प काम करने वाले जो लोग हैं, पूरे साल रोज़गार उसको नहीं मिल पाता है।
तो इस प्रकार से रोज़गार की क्या-क्या परिस्थितियाँ हैं, कैसे-कैसे काम होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कैसा लगा चैप्टर आप बताएँगे। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।